हाँ देखिए, आज हम लोग ग्रामर में पढ़ने जा रहे हैं क्लाज। और इस क्लाज की हिंदी हिंदी अर्थ इसका जो होता है वह प्रायः उपवाक्य होता है। इसका प्रयोग किसी प्रश्न का उत्तर लिखते समय आपके सामने आ सकता है, या तो हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय आ सकता है। इसलिए इस क्लाज को पढ़ने के लिए हम लोगों को 3 क्लाज पढ़ने हैं। जिसमें से पहला क्लाज हमारा है वह है नाउन क्लाज। दूसरा जो हमारा क्लाज है वह हमारा जो है एडजेक्टिव क्लाज है। और तीसरा जो हमारा क्लाज है वह हमारा एडवर्ब क्लाज है। इन्हीं 3 माध्यमों को यानी इन्हीं 3 क्लाजों को हमें पढ़ना है और मुख्य रूप से विशेष रूप से इन दोनों के बारे में हमें जानना है। तो आइए चर्चा करते हैं पहले क्लाज की, जिसका नाम है नाउन क्लाज। ये होता क्या है? कहता है कि यह वाक्य में प्रायः कर्ता का कार्य करता है। कर्ता का कार्य करता है तथा इसका प्रारंभ हिंदी के ऐसे वाक्य से होता है जिसकी शुरुआत क अक्षर से होती है। ध्यान दीजिए, बताया गया कि नाउन क्लाज क्या होता है। यह वाक्य में प्रायः कर्ता का कार्य करता है और इसका प्रारंभ यानी जो हिंदी का वाक्य आपका रहेगा, जो भी क्लाज नाउन क्लाज होगा उसका प्रारंभ जो है हिंदी के ऐसे शब्द से होता है। यहाँ पे शब्द होना ऐसे शब्द से होता है जिसकी शुरुआत जो होती है वह क अक्षर से होती है। इसलिए नाउन क्लाज बनाने के लिए हमें अंग्रेजी के शब्द दैट, व्हिच, हु, वेयर, व्हेन, इफ आदि का प्रयोग करना होता है। इसमें आपका व्हाट भी आ सकता है। सब व्हाट ये नाउन क्लाज बनाने वाले ये शब्द हैं जो हमने आपको यहाँ पे लिखा है। अब यह हमारे वाक्य पे डिपेंड करता है कि इनमें से हम क्लाज बनाने के लिए कौन सा शब्द क्या करें, सेलेक्ट करें, कौन सा शब्द क्या करें, चुनें। इसलिए अब उदाहरणों को विस्तार से समझाने से पहले इस चीज़ को हमें मिटाना पड़ेगा। इसलिए हम पहले इस बात को फिर से आपको समझाते हैं। नाउन क्लाज क्या होता है? यह वाक्य में देखिए, ये सारी चीज़ें जो है टेंस से हटकर हैं। टेंस केवल आपका अनुवाद बनाने में मदद कर सकता है, लेकिन ये रूल्स जो होते हैं विशेष होते हैं। इसलिए बताया गया कि नाउन क्लाज जो होता है वाक्य में प्रायः कर्ता का कार्य करता है और इसका प्रारंभ हिंदी के ऐसे शब्द से होता है जिसकी शुरुआत क अक्षर से होती है। नाउन क्लाज बनाने के लिए हमें अंग्रेजी के शब्द इनमें से जो लिखा गया है कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल इसको समझाने के लिए लेते हैं, तब उसके बाद ढेर सारे एग्जाम्पल देंगे आपको। जैसे अगर कह दिया जाएगा वह कहता है कि राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। इस कंडीशन में यह जो वाक्य हमारा है
यह नाउन क्लॉज है और नाउन क्लॉज के साथ आप देख रहे हैं कि यह वाक्य जो है नरेशन का भी है। लेकिन हमें क्या बताया गया कि नाउन क्लॉज वाक्य में वहाँ से मानी जाती है जहाँ पर वाक्य जो होता है हमारा क अक्षर से शुरू होता है। वह कहता है, यहाँ पर भी क है लेकिन इस क से हमसे नहीं मतलब है, जहाँ पर एक वाक्य की समाप्ति हो। यानी ये जो चीज़ देख रहे हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, यही चीज़ आपका क्या है, नाउन क्लॉज है। इस कंडीशन में जब इसका अनुवाद अगर आप बनाते हैं तो इसका अनुवाद हो जाएगा ही सेज दैट राम इज ए गुड क्या बॉय। तो ये तो हमने आपको केवल समझाने के लिए लिया है। अब ढेर सारे एग्जाम्पल जो हैं आपके सामने दिए जाएंगे कि किस तरीके से उसका हम अनुवाद क्या करते हैं, बनाते हैं जब वाक्य हमारा नाउन क्लॉज में होता है। आइए एग्जाम्पल बारी बारी से लेते हैं और ध्यान से आपको समझाया जाएगा ताकि बात आपको समझ में आए। एग्जाम्पल नंबर हम एक पहले लेते हैं। पहला हमने लिखा मुझे पता है, मुझे पता है कि तुम एक खिलाड़ी हो, तुम एक खिलाड़ी हो। यह वाक्य हमारा नाउन क्लॉज का है, लेकिन इसमें नाउन क्लॉज है कहाँ आपको बता दिया जाए कि तुम एक खिलाड़ी हो। यही वाक्य हमारा जो है नाउन क्लॉज है। इसका अगर आप अनुवाद बनाते हैं तो मुझे पता है यानी मैं जानता हूँ, बात एक ही है। इसका अनुवाद अगर आप बनाते हैं तो हो जाएगा आई नो दैट। तुम एक खिलाड़ी हो यानी यू आर ए प्लेयर, यू आर ए प्लेयर। अब यहाँ पर जो आप चीज़ देख रहे हैं दैट यू आर ए प्लेयर, यह वाक्य आपका नाउन क्लॉज है, लेकिन यहाँ पर यह नाउन क्लॉज जो है, नाउन क्लॉज जो है एज ऑब्जेक्ट है, एज ऑब्जेक्ट। क्यों ऑब्जेक्ट है? क्योंकि इस क्लॉज के पहले ये क्रिया हमारी आई है नो, और क्रिया के बाद जो कुछ भी होता है वाक्य में वो क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। इस चीज को ऐसे भी लिखा तभी सही। अगर आपकी इच्छा हुई कि नहीं मैं अपने वाक्य के यह जो नाउन क्लॉज है उसको मैं एज ए क्या लिखना चाहूँगा, सब्जेक्ट लिखूंगा, तो करना कुछ नहीं होगा। इस चीज को आपको उठाना है और आगे लिख देना है। यानी इसका अनुवाद अब हो जाएगा दैट यू आर ए प्लेयर, दैट यू आर ए प्लेयर। ऐसा लिखने के बाद अब यहाँ पे क्या लगाना होगा आपको, कॉमा। अब ये चीज जो बच गया आपका आई नो, इसको आप ऐसे नहीं लिख पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ऐसे लिखना गलत माना जाएगा। क्यों माना जाएगा उसको देखें। क्योंकि हमने यहाँ पर इस नाउन क्लॉज को किस रूप में लिखा है, सब्जेक्ट रूप में लिखा है। इसका मतलब सब्जेक्ट के बाद आनी क्या चाहिए, क्रिया आनी चाहिए ना। तो इस कंडीशन में अब इस चीज को आई नो को आपको एज पैसिव यहाँ पे यूज करना होगा। यानी इसका जब बनाएंगे आप ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका हो जाएगा इज नोन, इज नोन, और उसके बाद टू इज नोन टू मी। और देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, यह सत्य है, यह सत्य है कि वह मेरी पुस्तक चुराया है। यह सत्य है कि वह मेरी पुस्तक चुराया है, कि वह मेरी पुस्तक चुराया है। यही हमारा क्या है, नाउन क्लॉज है। अनुवाद अगर इसका बनाते हैं तो इसको लिख सकते हैं इट इज ट्रू, इट इज ट्रू दैट। और वह मेरी कलम चुराया है, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी ही हैज स्टोलन माई क्या, अंतर क्या, एज ए ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नाउन क्लॉज एज ए ऑब्जेक्ट है। अगर इसको एज ए सब्जेक्ट लिखना चाहते हैं तो पहले आपको लिखना होगा दैट ही हैज स्टोलन
माई बुक, माई बुक, ये कर्ता हो गया। अब देखिए इट इज ट्रू, अब इस चीज को लिखने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपका यह जो वाक्य जैसे मुझे पता है, इस तरीके से अगर यह वाक्य हमारा जो आएगा, अगर उसमें कोई प्रोनाउन है तब उस वाक्य को हमेशा हमें वर्ब के पैसिव के रूप में लिखना होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट अगर इट है, दिस है, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे हम लिख देंगे क्या, इज ट्रू। समझ रहे हैं बात। तीसरा एग्जाम्पल समझिए, वह मुझे बताया, वह मुझे बताया कि वह जा चुका है, वह जा चुका है। ध्यान से देखें, वह मुझे बताया कि वह जा चुका है। इसका अगर अनुवाद हम बनाते हैं तो इसका अनुवाद होगा ही टोल्ड मी दैट ही हैड गन। क्यों हैड हुआ, बात समझ में आ रही है सबको ना? क्योंकि इधर वाक्य हमारा पास्ट है, यह वाक्य हमारा नरेशन दिख रहा है। अगर आपकी इच्छा हुई कि नहीं मैं नाउन क्लॉज को एज ए सब्जेक्ट लिखूंगा, तो आप लिख सकते हैं दैट ही हैड गन, दैट ही हैड गन। फिर वही बात आ गई, यह वाक्य क्या है, यह वाक्य क्या है, पैसिव के रूप में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका हो जाएगा ही टोल्ड मी, तो कन्फर्म है कि उसे, उसने मुझे बताया या मुझे उसके द्वारा बताया गया। इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे तो इज यानी वाज, वाज टोल्ड, वाज टोल्ड, किसे टोल्ड, टू मी, वाज टोल्ड टू मी। आप बाई और ही का क्या हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। अगर केवल अगर एक शब्द रहेगा तब तो आप सीधे उसको पैसिव के रूप में बाई लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर कर्ता भी है और कर्म भी है, तो कंडीशन आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा कर्ता बाई के रूप में लेगा और जिससे बात कही जाएगी उस चीज़ को आगे देखें। यहाँ पे दिख रहा है, देखिएगा, बताइएगा। उसमें आगे है, जैसे कह दिया जाएगा यह निश्चय है, यह निश्चय है कि उसे सजा होगी, यह निश्चय है कि उसे सजा होगी, कि उसे सजा होगी, यही हमारा नाउन क्लॉज है। यह निश्चय है, अनुवाद अगर इसका बनाते हैं तो दिस इज सर्टेन या श्योर। कोई दिक्कत किसी को? निश्चय की अंग्रेजी सर्टेन भी लिख सकते हैं, श्योर भी लिख सकते हैं। दैट उसे सजा होगी, यह वाक्य पैसिव है। ही विल बी पनिश्ड, ही विल बी पनिश्ड। अगर आपकी इच्छा हुई तो आप इसको आगे भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब दैट ही विल बी, दैट ही विल बी पनिश्ड, ठीक है ना। कमा लगा देंगे। फिर वही करता है, दिस है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे हम लिख देंगे इज सर्टेन। समझ में आई? इस चीज़ को नोट कर लीजिए, तब आगे बिठा करके फिर आगे बताते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कह दिया जाएगा यह समाचार, यह समाचार कि वह मर गया सही है। ध्यान से देखें, यह समाचार कि वह मर गया सही है, यानी यह जो कि वह मर गया, यही आपका नाउन क्लॉज है। लेकिन इसको हम बनाते कैसे हैं, यह समाचार, इसका अनुवाद लिखेंगे तो यह समाचार का मतलब लिखेंगे द न्यूज। अब इसकी अंग्रेजी दिस न्यूज नहीं लिखेंगे, द न्यूज, यह समाचार दैट वह मर गया, यानी ही डाइड, ही डाइड इज ट्रू। इज ट्रू भी लिख सकते हैं, अच्छा है इज करेक्ट।
कहता है जो कुछ मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दो। कह रहा है जो कुछ मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दो। अच्छा है जो कुछ वह कहता है मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ। ये देखिए, ये कभी कभी नाउन क्लॉज में ये चीज़ आएगी, तो आपको ख्याल कर लेना है। इस जो कुछ की अंग्रेजी आपको व्हाट से बनाना है, व्हाट से। ठीक है। इस कंडीशन में अगर इसका अनुवाद अगर आप बनाते हैं तो पहले आपको क्या लिखना होगा उस पर विचार करें। जो कुछ मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दो, तो पहले हम लिखेंगे उस पर ध्यान दो, यानी पे अटेंशन, पे अटेंशन, ध्यान दो। जो कुछ टू व्हाट अब मैं कहता हूँ आई से, एक ही बात है। जो कुछ वह कहता है मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ। आई डू नॉट बिलीव, चाहे आई डू नॉट रिलाई, आई डू नॉट रिलाई। देखिए, अगर अटेंशन रहेगा और चाहे से रहेगा, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में आपको टू लगाना है। लेकिन ये क्रिया क्या है? विश्वास। मैं विश्वास नहीं करता हूँ, यानी आई डू नॉट रिलाई। जो कुछ, अब यहाँ पर इस रिलाई के अनुसार आपको अब लिखना होगा क्या? ऑन व्हाट, ऑन व्हाट। और वह कहता है इसे। बात समझ में आया? तुम्हारा कथन कि सोहन पागल है गलत है। तो इसका जब अनुवाद बनाएंगे, तुम्हारा कथन यानी योर स्टेटमेंट, तुम्हारा कथन, क्या कथन? तुम्हारा कथन की के अंग्रेजी क्या लिख देंगे? दैट सोहन इज मैड। योर स्टेटमेंट दैट सोहन इज मैड इज रॉन्ग। तो ये तो था आपका सिंपल चीजें। अब थोड़ा सा कठिन पर आए। ऐसी चीजों में आपके सामने प्रश्नवाचक वाक्य भी आएगा। जैसे कह दिया जाएगा कि वह नहीं जानता है कि क्या वह आएगा। ध्यान से देखिए, वह नहीं जानता है कि क्या वह आएगा। कि क्या वह आएगा, यही आपका नाउन क्लॉज है। वह नहीं जानता है, अनुवाद बनाएंगे ही डज नॉट नो। लेकिन की के तुरंत बाद अगर क्या लगाया रहेगा तो आपको इफ का प्रयोग करना है, ध्यान देना है। इसका अनुवाद हो जाएगा वह नहीं जानता है कि क्या वह आएगा। ही डज नॉट नो इफ ही विल कम। आगे, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो। ध्यान दीजिए, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, बात को विचार करना है। मैं नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, देखिए यहाँ पर फिर से समझा देते हैं। की के अगर तुरंत बाद क्या होगा तो उसकी अंग्रेजी आपको लिखना है। लेकिन की के बाद वाला अगर वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है लेकिन उसमें प्रश्न सूचक शब्द है तो इसकी अंग्रेजी की जगह पे लिखेंगे आप। अनुवाद इसका बनेगा आई डू नॉट नो। अब हु को बाहर कर लीजिए, कौन को? तुम हो, यानी हु यू क्लॉज है। इसी तरह से वह बता सकती है,
सकती है कि राम कब आएगा। राम कब आएगा। अनुवाद बताएंगे। वह बता सकती है। अनुवाद सी कैन टेल। अब देखिए की अंग्रेजी दैट नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रश्न सूचक शब्द कब है। फिर राम आएगा, राम विल कम। ठीक है, अंतर ध्यान देना है। इस तरीके के वाक्य में कभी भी अनुवाद के बाद प्रश्न सूचक का चिन्ह नहीं रहेगा क्योंकि ये क्लाज होता है। बात समझते हैं। इसी तरीके से वाक्य है, वह नहीं जानती है। वह नहीं जानती है कि वे कहाँ रहते हैं। वे कहाँ रहते हैं। देख रहे हैं बात। वह नहीं जानती है। अनुवाद जब बनाएंगे तो सी डज नॉट नो। इसका हो जाएगा वेयर दे और उसके बाद ठीक है। लेकिन अगर दोनों वाक्य प्रश्नवाचक होगा तब तो आपको प्रश्न सूचक का चिन्ह लगाना होगा। जैसे अगर वाक्य कह दिया जाए, यहाँ तक दिख रहा है। जैसे अगर वाक्य कह दिया जाएगा, क्या तुम बता सकते हो। क्या तुम बता सकते हो कि उसकी हत्या कैसे हुई। देखिए ध्यान से, किस शब्द ये है लेकिन इसके आगे भी प्रश्नवाचक वाक्य है और इसके बाद में भी प्रश्नवाचक वाक्य है। तो जब ऐसे वाक्यों का आप ट्रांसलेट करेंगे तो क्या तुम बता सकते हो यानी कैन यू टेल। कैन यू टेल कि उसकी हत्या कैसे हुई। कैसे की अंग्रेजी लिख देंगे हाउ ही वाज मर्डर्ड। हाउ ही वाज मर्डर्ड। लेकिन अंत में प्रश्न सूचक का चिन्ह। इसी तरह हो जाएगा, क्या वे जानते हैं। क्या वे जानते हैं कि वह क्यों दुखी है। वह क्यों दुखी है। ये दोनों वाक्य प्रश्नवाचक है। क्या वे जानते हैं। अनुवाद जब बनाएंगे डू दे नो। डू दे नो कि वह क्यों। अब क्यों की अंग्रेजी की जगह पर लिख देंगे व्हाई ही इज और अंत में प्रश्न सूचक का। देखिए अगर बीच में प्रश्न सूचक शब्द आएगा आगे वाला वाक्य साधारण दिखेगा, अंत में प्रश्न सूचक का चिन्ह आपको नहीं लगाने हैं। जब आगे वाला वाक्य भी प्रश्नवाचक होगा तभी लगाना होगा। जल्दी कीजिए, अब थोड़ा पढ़ाएं।